क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 27 जनवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारे के सारे आपको जो नोटिफिकेशन हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। हमारे जो पेड ग्रुप्स की जानकारी चाहते हैं आप 2023 की या फिर अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी यूपी PCS मिशन प्रयागराज वाली, तो उसके लिए 9650347272 पर आप बात कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो है ये सारे, जैसे कि क्रूड सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल, इस पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम करी गई क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी। एक्सपोर्ट जो है शुगर, पहले तो हम लोगों ने वीट के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया था, ठीक, और अभी शुगर एक्सपोर्ट पे भी लिमिट लगा दी है, 10 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं होगा। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी बननी चाहिए एनर्जी ट्रांजिशन। कई बार मैं बता चुका हूँ, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि कोयले से ग्रीन एनर्जी की तरफ, ठीक, आसान भाषा में मतलब कोयले जैसा या फिर जो भी आप में गैस वैस यूज़ कर रहे हो, मेथेन है, ये सारे से आप कार्बन उत्सर्जन जिसमें कम हो, ठीक, उधर जाना। तो एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी हर स्टेट लेवल पे। परम पौरुल, ठीक, सुपर कंप्यूटर है ये, और ये NIT तिरुचिरापल्ली, जो तिरुचिरापल्ली करके है जगह, वहाँ पे लगाया गया है। क्या इस पे हम लोग ये बेसिक जानेंगे कि फ्लॉप्स कितने, मतलब कंप्यूटिंग जो स्पीड होती है उसका चार्ट क्या कहता है, ठीक, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है तेज कंप्यूटर कौन सा है ये देखेंगे। भील प्रदेश, देखो भील एक ट्राइब है जो आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये एक अलग एक अपने स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। और एक मसाकर हुआ था आपका जलियांवाला बाग, उसको ट्राइबल मैसेकर भी बोलते हैं। तो उसको मतलब वो जलियांवाला बाग से 6 साल पहले 1913 में हुआ था, ठीक, तो उसके बारे में भी जानेंगे। सर्विस चार्ज जो रेस्टोरेंट लगाते हैं, ठीक, GST है, GST लॉ के अनुसार जो है बिल्कुल मैंडेटरी है, लेकिन आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जाकर कि उसके ऊपर भी वो लोग सर्विस चार्ज मांगते हैं, तो ये वॉलंटरीली है, ठीक। अब वैसे तो कस्टमर के ऊपर है कि वो टिप दे कि ना दे, लेकिन टिप को वो सर्विस चार्ज लगा के और बिल में जोड़ देते हैं, तो ये गलत है। तो इस पे क्या चीज़ें देखेंगे। अभिलाषा बाराक, ठीक, तो ये जो है पहली वीमन बन गई हैं जो कि कॉम्बैट पायलट ऑफ आर्मी से जुड़ी है, पहली वीमन। बहुत बहुत जो है उत्साह वाली बात है ये अभिलाषा बाराक। और बाराक नाम से ये मत समझिएगा कि ये कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड से, ये हरियाणा की हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद बन सकता है। सेक्स वर्कर्स के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उसमें उन्होंने कहा कि जो सेक्स वर्कर है या फिर सेक्स वर्क जो है वो एक प्रोफेशन है। तो क्या क्या उन्होंने बातें बोली हैं, क्या संविधान की जो है जो अनुच्छेद लगाए हैं वो सारी बातें करेंगे। LGBTIQ+ वर्कर्स के लिए ILO की जो रिपोर्ट आई थी, इस पर हम लोगों ने बात भी करी थी, वर्ल्ड ऑफ वर्क करके, तो उसमें उन्होंने क्या जो है अपने नज़रिया पेश किया है उस पर भी देखेंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट, ठीक, तो अचीवमेंट सर्वे स्कूल एजुकेशन से। तो ये जो शुरुआत में मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ आपको 2 मिनट में, ये पूरा एक तरीके से समरी होती है जो कि आपका एक इंट्रोडक्शन है पूरा जो आज का वीडियो होने वाला है, ठीक। तो अगर जैसे पूरा ये आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, और पूरा वीडियो देखेंगे तो और अच्छी बात है। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं तो आप इसको देखिए, तो पूरा ही एक साथ देखिए, मतलब ये कहने वाली बात है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक है इकोनॉमी से, क्रूड सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल। अब इसमें एक शब्द जो है कच्चा जो जुड़ा हुआ है, क्रूड, ये चीज़ समझना जरूरी है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, ठीक, इस पे मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया गया है 20 लाख टन तक के क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल की, ठीक, रिफाइंड नहीं, क्रूड को करेंगे रिफाइंड इंडिया में होगा। तो 20 लाख टन तक के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया गया। क्यों भाई साहब, बहुत महंगा हो गया था, और यही सेम क्वांटिटी जो है 2023-24 में भी रहेगी 20 लाख टन, ठीक। तेल बहुत महंगा भाई साहब, एडिबल ऑयल और फैट्स का 18-17% मार्च अप्रैल में रह रहा है। यूक्रेन के वॉर की वजह से भी ये चीज़ें बढ़ गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूक्रेन दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि एक्सपोर्टर है सनफ्लावर का, लेकिन वॉर की वजह से अब जो है सप्लाई चेन जो है वो गड़बड़ा गई हैं। तो रशिया से और अर्जेंटीना से इंडिया जो है ट्राई कर रहा है कि उसको मिल जाए। और इससे संबंधित मिनिस्ट्री कौन सी जो अधिसूचनाएं जारी करती है कि भैया ड्यूटी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय, ठीक। लास्ट अक्टूबर में भी जो है इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी थी, काफ़ी कम कर दी, लेकिन अभी ड्यूटी फ्री कर दी है 20 लाख टन पर, और 2023-24 में भी यही लिमिट रहेगी, इस पर ड्यूटी फ्री रहेगा क्रूड।
सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल पे, क्रूड, ठीक, रिफाइनिंग इंडिया में होगी। शुगर एक्सपोर्ट पे भी इंडिया ने जो है भारत से जो निर्यात हो रहा है शुगर, उस पे लिमिट लगा दी कि 10 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये किसने, मिनिस्ट्री ने किया है? यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसने डिसीजन लिया है। शुगर का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और जो हमारे यहाँ देश में भी तो शुगर बचे ना, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो कंपनियां ये सोचेंगे भाई हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सफिशिएंट स्टॉक रहे, तो इसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया और 6 साल बाद पहली बार रेगुलेट किया है शुगर एक्सपोर्ट को इंडिया ने। 1 जून से जो है ये इफेक्ट में आ जाएगा। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने ऑलरेडी जो है 8.5 मिलियन टन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, 7.1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर चुके हैं भाई साहब, ठीक। और पिछले साल तो खाली 4.3 मिलियन ही गया था, इस बार देखो कितना ज़्यादा कर दिया, और अभी क्या महीना चल रहा है, मई खत्म हो रहा है खाली, तो इसलिए जो है ये 10 मिलियन पे लिमिट सेट कर दी है। अगला टॉपिक है आपका कि स्टीयरिंग कमिटीज़ बनाई जाएंगी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ठीक। तो मिनिस्ट्री यूनियन पावर मिनिस्टर जो है आर के सिंह, उन्होंने बोला है कि सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के वो स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाए एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ठीक। जो जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम हो, उधर हमें बढ़ना है। तो उस, जैसे आप लोग को मैंने बोला अभी तक कल कि पंच अमृत, मोदी जी ने एक जो है वो दिया था कि पंच अमृत हमारे पास मतलब टारगेट्स हैं, तो वो जिसमें एक है कि नेट जीरो हमें 2070 तक होना है, ठीक है ना, तो सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो उस तरफ बढ़ने के लिए हम हर स्टेट में काम करें, एक उसके लिए कमेटी बनाओ, उस कमेटी जो है इसके एनर्जी ट्रांजिशन के लिए काम करेगी, और भी इसमें मेंबर्स होंगे। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी जो होंगे भाई साहब हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, वो तो इसके चेयरमैन होंगे, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन सब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट, ये सब मेंबर्स होंगे, ठीक। और ये जो है एनुअल स्ट्रेटजी बनाएंगे कि भैया क्या क्या लक्ष्य रहेगा, इस साल हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ है, इससे ऑलरेडी जो है आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड ने ये ऐसी कमेटियाँ गठित कर रखी हैं, ठीक। और उन्होंने कहा कि भैया रिड्यूस हमें करना है कार्बन उत्सर्जन को, ये हमारा कमिटमेंट जो है इंटरनेशनल फोरम्स में भी इसको हम लोग को जो है अचीव करना है। साथ ही साथ इन्होंने एक बोला कि कृषि में डीजल का उपयोग जीरो करना है हमें बाय 2024, जो कि बहुत ही मुझे लग रहा सपने ऐसा है, क्योंकि जहाँ पानी नहीं आता सब लोग ट्यूबवेल चला के और मोटर चला के जो है डीजल, क्योंकि बिजली नहीं है कहीं पे कनेक्शन या कुछ भी है, तो डीजल का उपयोग होता है बहुत ज़्यादा। 2024 तक ये कहना है कि एग्रीकल्चर में डीजल बिल्कुल जीरो हो जाए, बहुत ही मुश्किल है, बट ठीक है, एम तो हमें करना ही चाहिए, ठीक। कुछ कम होगा तो वो हम जब पहल करेंगे तभी कम होगा। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित परम पौरुल सुपर कंडक्टर, ठीक। तो NIT तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तो यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है परम पौरुल, ठीक। और ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके फेज 2 के अंतर्गत लाया गया है, ठीक। एक समझौता ज्ञापन हुआ था, MOU साइन हुआ था NIT तिरुचिरापल्ली और सीडेक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग। 2020 में उसी के अंतर्गत ये कहा गया था कि हम लोग एक 838 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लगाएंगे अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक। और इसका उपयोग जो है तिरुचिरापल्ली NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है NIT फुल फॉर्म। तो ये सोसाइटल इंटरेस्ट जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, इस पर रिसर्च जो है करने में ये परम पौरुल मदद करेगा। इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है, इससे गर्म नहीं होती और ऑपरेशनल कॉस्ट इससे कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है। देखिए, ये एक संयुक्त इनिशिएटिव है माइटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और दोस्त का यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो है 15 सुपर कंप्यूटर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 24 पेटाफ्लॉप्स है। तो अब ये पढ़ के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि पेटाफ्लॉप्स ज़्यादा स्पीड है, कंप्यूटिंग स्पीड है टेराफ्लॉप से, ठीक। और जो है अभी इंडिया ये सारे खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और इसका सॉफ्टवेयर भी खुद ही डेवलप कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि टेराफ्लॉप ज़्यादा होता है, पेटाफ्लॉप ज़्यादा होता है, क्या होता है, क्या मतलब एक सीक्वेंस होता है, और दुनिया में सबसे जो है ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये पिक्चर है आपकी, और ये बढ़ते हुए क्रम में ये ऐसे गया है, ठीक है। तो गीगा फ्लॉप्स अगर है तो वो सबसे मतलब नीचे आ रहा है, ठीक। 10:9 होता है। फिर टेराफ्लॉप जिसकी हम लोगों ने बात करी अभी परम पौरुल की 10:12 है ये, ठीक।
और पेटा आपका उसके बाद आता है 10:15 है, फिर एक्सा, जेटा और योटा। ठीक, तो GTP ऐसे करके याद कर सकते हो आप, GTP तो ये ईजी हो गया और GTP हो गया, तो GTP ईजी। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लो। 10:24 होता है योटा, और टेरा वाला 10⁻12 है, और पेटा 10⁻15 है। ठीक, और वहीं अगर देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज कंप्यूटर इस समय जो है वो जापान का है, फुगाकू। फिर समिट है IBM USA, सियरा भी IBM का है USA। फिर सनवे ताहू लाइट, ये आपका चाइना का है, सेलीन ये आपका एनवीडिया USA का हो गया। फिर चाइना का त्याने, ठीक है। फिर ज्वेल बूस्टर मॉड्यूल, ये एटॉस जो है जर्मनी का हुआ, ठीक है। और ये HPC, ये बताइए किस कंट्री का है। ठीक, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी यहाँ पे आप समझ लीजिए, मे बी देखो फुल फॉर्म भी पूछता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक, फुगाकू इस समय दुनिया का सबसे तेज जापान का ये कंप्यूटर है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो टेराफ्लॉप में है। ठीक है, यहाँ पर ये नवंबर 2020 तक का अभी भी यही सिचुएशन है। अब इसमें GTP ईजी आपको याद रहेगा और फुगाकू याद रहना चाहिए। ठीक, फिर समिट है, फिर सियरा है, ये दोनों USA के, ये जापान का है। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन देखिए जरूर आएगा। भील प्रदेश, देखो भील एक ट्राइबल कम्युनिटी है, हमारे वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में। और भील जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, और वो भील लैंग्वेज बोलते हैं। भील ट्राइबल पार्टी भी गुजरात में बनी थी 2017 में, और भील प्रदेश की जो डिमांड कर रहे हैं वो 4 राज्यों में है। कौन कौन से? आपके 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, 16 गुजरात में, 10 राजस्थान में, 7 मध्य प्रदेश में और 6 महाराष्ट्र में। एक मानगढ़ मसाकर हुआ था, भील सोशल रिफॉर्मर स्पिरिचुअल लीडर थे गोविंद गुरु। जब ये मानगढ़ मसाकर हुआ 1913 में, तो उसके बाद उन्होंने एक भील प्रदेश की मांग करी थी, अलग एक स्टेट की मांग करी थी। जो मसाकर हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था जलियांवाला बाग से, और इसको ट्राइबल जलियांवाला बाग या फिर आदिवासी जलियांवाला बाग भी बोलते हैं। मानगढ़ मसाकर, और ये भील से संबंधित है, 1913 में हुआ था 17 नवंबर। मानगढ़ एक हिल है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे, वहां हुआ था। ठीक, तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, और जो मेन करंट अफेयर है वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बैकग्राउंड जनरल स्टडीज से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि सर्विस चार्ज जो है रेस्टोरेंट्स लगाते हैं, बल्कि लॉ के हिसाब से GST अगर आप लगा रहे हो तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है सर्विस चार्ज। लेकिन क्या है कि रेस्टोरेंट इसके अप एंड अबव वॉलंटरी जो चीज़ है कि भाई साहब जैसे जा रहा है कंज्यूमर तो वो टिप देना चाहता है, अच्छी सर्विस लगी तो ठीक है, लेकिन आप बिल में ही जोड़ के दे रहे हो तो ऐसा लगता है ऐसे लीगली मांग रहे हो, आप लॉ के अनुसार मांग रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये कंज्यूमर के विवेकाधीन जो है अधिकार होता है, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर होती है, राइट होता है कि वो उसको देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। तो आप अगर सर्विस चार्ज कोई मांगता है तो आप डिनाई भी कर सकते हो कि भाई साहब सर्विस चार्ज इसमें काट के लाओ, ये मुझे नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी GST जो लॉ के अनुसार है वो हम दे रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और न्यूज़ में इसलिए है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो उसने एक मीटिंग बुलाई है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2 जून पर, कि क्या है। अब रेस्टोरेंट वाले बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जो बहरे होते हैं, जो मतलब काम धाम वहाँ पे करते हैं, वेटर हो गए सब लोग, तो वो उनकी सैलरी तो कम होती है, लेकिन सर्विस चार्ज जो है उनकी सर्विस में अप एंड अबव अच्छी सर्विस एक इंसेंटिव के तरीके से उनको दिया जाता है। तो खैर कई सारी चीज़ें, लेकिन लीगली जो है नहीं है। और अगर आप इसको बिल में जोड़ के दे रहे हो तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तरीके से देखा जाता है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आ रहा है ये। अगला टॉपिक है अभिलाषा बाराक। ये भारतीय महिला पहली विमेन बन गई जो कॉम्बैट पायलट बनी है आर्मी की, कैप्टन अभिलाषा बाराक, और 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग हुई थी। आर्मी एविएशन कॉर्प में आ गई है, पहली विमेन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आएगा, और ये हरियाणा से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कई एविएशन जो आर्मी एविएशन कॉर्प है वो यंगेस्ट कॉर्प है आर्मी का, 1 नवंबर 1986 को आया था। इसमें कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे चीता हो गया, ध्रुव हो गया, रुद्र हो गया, ये सब जो है उड़ाए जाते हैं। देखिए इनकी फोटो भी यहाँ पर है, और ये हेलीकॉप्टर पीछे है। ठीक है, और आर्मी एविएशन कोर्स में UAV भी अब जोड़ लिया गया है। ठीक है, अभिलाषा बाराक हरियाणा से है। ठीक, एक बाराक रिवर भी होती है, बताइए कौन से स्टेट से बहती है? ठीक है, तो इसलिए शायद हो सकता है कंफ्यूजन, इसलिए मैंने बताया हरियाणा से। सेक्स वर्कर्स, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्स वर्क जो है एक प्रोफेशन है।
ठीक है ना, एक व्यवसाय है ये, मतलब एक बड़ा इन्होंने डिसीजन लिया यहाँ पर। उन्होंने बोला कि उनको जो जो सेक्स वर्कर है उनके भी अपनी गरिमा होती है, उनको भी जो प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 21 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रोफेशन में हो, उसको जो है अधिकार है कि उसकी डिग्निफाइड लाइफ जीने का। ठीक, तो प्रोफेशन उन्होंने बोला सेक्स वर्क भी एक प्रोफेशन है, तो भाई साहब उनके पास भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये राइट टू लाइफ का और टू राइट टू लाइफ लिव विद अ डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार उनके पास भी है। और उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बोली सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि कंसेंटिंग सेक्स वर्कर है अगर, तो पुलिस उसमें जो इंटरफेयर नहीं कर। कंसेंटिंग मतलब बिना पैसे के सेक्स वर्क अगर किया जा रहा है, वॉलंटरीली किया जा रहा है सेक्स वर्कर के द्वारा, तो उसमें कोई उनको जो है आप लोग ना पकड़ोगे, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मतलब इसमें क्लियर किया कि जो सॉलिसिटरी जो होता है सेक्स वर्क, यानी कि पैसे लेकर, वो अभी भी इलीगल है। तो थोड़ा सा इसमें देखो क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब मान लो सेक्स वर्कर कोई पकड़ेगा तो वो कह देंगे कि हमने कंसेंट कर रहे हैं, पैसे लिए नहीं थे। बट आपको पता है कि ज़्यादातर ये धंधा कैसे चल रहा है। अब एक तरफ तो आप धंधा बोल रहे हो, प्रोफेशन में तो जब कोई भी जो एक्सपर्ट है तो वो प्रोफेशन व्यवसाय करेगा तो कुछ पैसे लेके ही करेगा। अब वहाँ पे तो बोल रहे हो कि भाई साहब ये सॉलिसिटरी सेक्स अभी भी इलीगल है, लेकिन कंसेंट के साथ में है, तो भाई साहब ये इलीगल नहीं है और क्रिमिनल एक्शन नहीं होना चाहिए। सेक्स वर्कर को जो है प्रताड़ना नहीं झेलनी चाहिए, उनके बच्चे जो है उनको प्रताड़ना नहीं झेलनी चाहिए। हाँ, ब्रोथल चलाना भी एक जो है इलीगल चीज़ है भारत में, तो ब्रोथल के खिलाफ कार्रवाई करो, सेक्स वर्कर के खिलाफ नहीं, अगर वो कंसेंट के साथ में जो है ये सेक्स वर्क कर रहे हैं तो। ठीक, तो थोड़ा सा मतलब ये जजमेंट से कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, और कंफ्यूजन जब रहता है तो पुलिस वाले करप्शन भी करते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने यूपी पीसीएस या फिर बिहार में सोशल वर्क पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने पढ़ा होगा कि सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूशन इज़ नॉट जो है आपका ये प्रोफेशन नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने सेक्स वर्क को प्रोफेशन बताया है, तो देखते हैं प्रोस्टिट्यूशन वर्ड नहीं यूज़ किया है। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो मतलब दलीलों में और इसमें याचिका जाती हैं, तो कन्फ्यूज़न टाइप उसमें हुआ है, देखा जाएगा। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के अंतर्गत ये निर्णय लिया है, आर्टिकल नंबर 142, जिसमें कंप्लीट जस्टिस की बात करी जाती है, कंप्लीट जस्टिस। ठीक, तो इसको ज़्यादातर ये भी बोलते हैं कि न्यायिक सक्रियता हो रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, जो जस्ती हस्तक्षेप कर रहे हैं जो है एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी की पावर में या फिर लॉ बनाने की पावर में, लेजिस्लेचर की विधायिका की पावर में। खैर, यहाँ पे बोला गया है जो चाइल्ड होता है सेक्स वर्कर का, उसको भी आप अलग नहीं कर सकते हो मदर से, और जो भी सेक्स वर्कर्स हैं ब्रोथल में, तो सेक्स वर्कर को नहीं, ब्रोथल को जो है आप इलीगल करोगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक, अगला टॉपिक है सोशल इश्यूज से संबंधित। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, बताइए कब स्थापना हुई थी इसकी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है। तो इसमें इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, वर्ल्ड ऑफ वर्क, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। इसमें इन्होंने कहा है कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वीर, तो ये सारे जो लोग हैं इनको भी आप लोग जो है लेबर फोर्स में जोड़ो। इससे बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को नुकसान भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, तो हमें इनको जोड़ना चाहिए, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है इकोनॉमीज़ के लिए भी और कंपनियों के लिए भी। बस वर्ल्ड ऑफ वर्क में इन्होंने ये चीज़ बोली है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। और इनको कहा है कि ट्रेड यूनियंस को भी बोलो, उनको भी अधिकार दो LGBTIQ को, कि वो भी राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल नंबर 19 में आपका जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का भी दिया गया। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट भी है भारत में, भारतीय संविधान में। अगला टॉपिक है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट। अब देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, उसने अभी रिलीज़ किया है 2021 वाली नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इससे पहले 2017 में आई थी, तो यानी कि 4 साल बाद आई। इसमें स्कूल एजुकेशन का क्या स्वास्थ्य चल रहा है, ठीक, तो उसमें सर्वे करते हैं ये लोग क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के बच्चों का, ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट के उसमें, कि भैया कैसी एजुकेशन उनको मिल रही है। जैसे 3री और 5वीं कक्षा तक के बच्चों का वो चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मैथमेटिक्स में कैसा कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल पर्यावरण जो स्टडीज़ है उसमें कैसा कर रहे हैं, लैंग्वेजेस में कैसा कर रहे हैं। वहीं 8वीं कक्षा वालों के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक, और वहीं 10th क्लास वालों के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ठीक। तो इस पे जो है मूल्यांकन किया जाता है। स्कूल एजुकेशन से संबंधित अचीवमेंट की यहाँ बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक। और कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। अब इसमें देखिए कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं
कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने बोला पेंडेमिक के टाइम पे जो घर से उनको पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें 80% बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और वो कहते हैं कि स्कूल में हम जाते थे तो पीयर की हेल्प से हमें ज़्यादा जो है सहूलियत रहती थी पढ़ाई करने में, समझने में। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे एक मतलब मेजर फैक्ट आया है। और दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि जो SC ST OBC स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं। आपका 7 जून को जो है आपका UPSC का एग्ज़ाम है, 12 जून को आपका UPPCS का एग्ज़ाम है। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, बहुत सारा कंटेंट और आपको वहाँ पर लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।